बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। प्रोग्राम खुशबू वतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम खुशबू वतन आप हर इतवार को देखते हैं। मेरे साथ मौजूद होती हैं मोहतरमा राबिया सागर, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उस वाले से आपको के सवालों की जवाब भी देती हैं। और साथ ही साथ जो हम कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान में नए लॉज हैं उस वाले से भी हम बात करते रहें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो छोटे छोटे मसाइल हैं, आप लोग सवाल भेजते हैं, आपके सवालों के जवाब भी ये आपको दें। ये प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन ये होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिस तरह आपको पता है कि इनका एक खसूसी पाकिस्तान के साथ एक लगाव है, एक मोहब्बत है। और इनके साथ जो मसाइल हैं, जुड़े हुए मसाइल, उन मसाइल को हल करने के लिए हम अपना किरदार अदा करते हैं। इस वाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा राबिया सागर साहबा, जो कि मरूफ एडवोकेट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी। और वो हमारे साथ मौजूद होती हैं। हमें टेक्निकल जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर हमें लीगली जो है एडवाइस करती हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त प्रिंस वसीम साहब भी हमारे साथ भी मौजूद हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़े भाई हैं, हमेशा में बड़ा प्यार प्यार देते हैं। ये भी हमारे साथ प्रोग्राम में साथ हैं, इनको वेलकम करता हूँ। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आज के प्रोग्राम में दो तीन टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम आज हम बात करेंगे। और उसमें कुछ आपके जो सवालों के जवाब हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक हमें जो क्वेश्चन आया था उस वाले से था कि किसी अजीज़ की डेथ हो गई और उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम लगवानी है। क्योंकि अब बहुत सारी चेंजिंग आ गई हैं कि आपको प्रॉपर्टी, अगर वालिद की डेथ हो गई है तो अपने वालिद के नाम से प्रॉपर्टी अपने नाम लगवानी है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब हुकूमत ने काफ़ी चेंजिंग कर दी है कि आप नादरा के थ्रू जाके पहले उनका नाम रजिस्टर करवाएं। तो मैं एक कहता हूँ, ये कभी कभी टेक्निकल खराबी आती है नेट में। चूँकि मेरे जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान से होती हैं, मोहतरमा राबिया सागर साहबा। तो जब इंटरनेशनली जब वो लिंक अप होता है उसमें काफ़ी जो है कभी कभी परेशानी भी आती है, क्योंकि ये बरतानिया में या बैठे हुए हमारा नेट तो ऑलवेज हमेशा ठीक ही होता है, और ये पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त बैठे हैं उनका ज़रा नेट की प्रॉब्लम होती है। मैं वेलकम करता हूँ शाह रियाज साहब, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े बहुत बड़े दोस्त हैं अडम्बरा में, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये मैं इनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और मेरे प्यारे दोस्त शाहिद मीर साहब, पाकिस्तान स्कॉलर्स प्लस क्लब के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एंकर पर्सन है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं बरतानिया के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो नाज़रीन, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, इस वाले से मेरी जो खसूसी तवज्जो होती है कि जो आप लोगों ने, जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो फिर सोचता है कि ये इस मसले का हल क्या करें। देखिए मेरे गेस्ट मेरे साथ आ गई हैं, उनको मैं साथ ले लूँ लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद साहब। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी खालिद साहब, अभी आई थिंक ये सही वर्किंग कर रहा है। हाँ जी, डिसेबल कर दीजिए। जी जी आप थोड़े से जी अब खालिद। नीचे हो जाए, आपकी सर ऊपर जा रहा है स्क्रीन से, थोड़ा सा नीचे हो जाए। अच्छा, इसमें असल में चेक नहीं अभी ठीक है। थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और। थोड़ा सा और, चलिए। जी हाँ, ठीक। जी जी हाँ, ठीक जी है। खालिद साहब। जी ठीक है। नाज़रीन, जिस तरह मैं अभी बात करता हूँ, मोहतरमा राबिया सागर साहबा जो कि एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, और उसी पाकिस्तान के हवाले से हम आमतौर पर बात करते हैं। मैं मोहतरमा राबिया सागर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हर इतवार को टाइम देती हैं और आप लोगों की जो भेजे हुए सवालात हैं उनका जवाब भी देती हैं। आज प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे फंडामेंटल जो राइट्स, इसकी जो इस हवाले से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या है और इसको किन किन चीजों में इस वाले से आप पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। तो ये पहला जो सवाल है मैं ये करूंगा, फंडामेंटल राइट्स के वाले से आप बात करें।
जी जी, आईने पाकिस्तान जो हकूक देता है पाकिस्तानी शहरियों को, अ, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है और ये वो बुनियादी हकूक होते हैं जिनके बगैर इंसानी जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जी यानी कि जैसे खुराक का हक, जैसे जिंदगी का हक, जैसे सेहत की सहूलियात का हक। तो इस तरह की बहुत सारे राइट्स हैं जो हम देखते हैं कि सम टाइम्स जो कमजोर लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली तौर पर या अदरवाइज जो सोशल सोशल स्टेटस है उसमें कुछ उनमें वीकनेस पाई जाती है, वो इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटस के मालिक नहीं होते, तो उन लोगों को मोस्टली जो अपने पीसफुल जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उनकी पीसफुल एक्सरसाइज में कुछ टाइम एक हर्डल्स पैदा होती हैं। तो आईने पाकिस्तान बहुत सारे हकूक जो है वो प्रोवाइड करता है तमाम इंसानों को, तमाम पाकिस्तानी शहरियों को, ताकि वो किसी बगैर किसी तफरीक के अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए एक अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकें अपने हकूक और एक पीसफुल जिंदगी गुजार सकें। तो इसमें सबसे पहले तो हक जिंदगी, कि कोई भी अगर इंसान है उसकी बगैर किसी कानूनी खुद से हम उसको उसकी जिंदगी को डिस्टर्ब ना करें। फिर उसके बाद सेहत की फैसिलिटीज जो हैं वो इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो भी एक पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है कि अगर वो बीमार हो जाता है, अगर किसी तकलीफ का शिकार हो जाता है, तो उसे बिला वजह इलाज कराने से ना रोका जा सके। बहुत सारी दफा हम देखते हैं कि जो सेहत की सहूलियात को प्रोवाइड करना हुकूमती जिम्मेदारी में शामिल है, कि अगर इसीलिए जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए जाते हैं और जो शहरी हैं वो उन तक एक्सेस करके जो अपना इलाज मुआवजा है वो करवा सकते हैं। जी जी उसके बाद एक पीसफुल जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है कि एक जो इंसान है वो पाकिस्तानी शहरी है, वो एक लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट कर सके अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, कोई ऐसा काम कर सके जिससे वो अपनी जरूरियाती जिंदगी को पूरा कर सकता हो। उनमें कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ऐसे तमाम जो शोबे हैं, ऐसे तमाम जो प्रोफेशंस हैं जिन जो कि आईने पाकिस्तान के मुतसादम नहीं हैं, जिनकी हमारे पाकिस्तान के कवानीन में गुंजाइश है, उनके जरिए जो है पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो अपना रोजगार जो है वो हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हक जायदाद, जायदाद के, जी अगर किसी ने एक अच्छी अपनी लॉफुल इनकम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो उसे खरीद सकता है पाकिस्तान के किसी भी शहर में, और उसके साथ उसको उसके ऊपर अपनी जो पोसेशन है उससे भी रख सकता है कि वो उसके ऊपर चाहे मकान बनाए, चाहे रिहाइश रखे, उस जमीन की और उस इलाके की नेचर के मुताबिक एक जो लॉफुल पर्पस है उसके लिए वो एक अच्छे कानूनी अंदाज से खरीदी गई जमीन को कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी उसके बाद हम ये देखते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का हक, कि वो किसी भी वोट देने का हक है, किसी भी सियासी पार्टी को जी अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से इलेक्शन के वोट, जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं जैसे कि जनरल इलेक्शन है, जैसे कोई सूबाई या लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, तो उसमें जो भी वोट देने का पाकिस्तानी शहरी अहल है उसको वोट देने का एक हक मौजूद है। फिर हक के तालीम की भी हम बात कर लेते हैं जी कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, के वो किस तरीके से गवर्नमेंट के भी या प्राइवेट किसी भी तरीके से वो जो पाकिस्तानी शहरी है वो तालीम से उसको रोका नहीं जा सकता, बल्कि अगर हम देखें तो मैट्रिक तक की जो तालीम है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और बहुत सारे जो हुकूमती अदारे हैं, स्कूल हैं, वो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो बुनियादी हकूक जो है बेसिकली ये वो तमाम हकूक होते हैं जिनके बगैर
जो इंसानी जिंदगी है उसका तस्वुर ही नहीं है कि वो अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। इतने गवर्नमेंट तो इतने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। जी 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 अगर हॉस्पिटल नहीं जाएगा या इलाज मुआवजा उसका नहीं होगा तो भी उसकी जिंदगी को खतरा है। तो पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी जिंदगियों को बचाना भी हुकूमत का काम है। फिर अगर एजुकेशन नहीं होगी तो सब नेगेटिव रास्ते पे चले जी जाएंगे। जी और एक बाइज्जत और बावकार और पाकिस्तानी शहरी जिस तरह का होना चाहिए उसके बजाय नेगेटिविटी में आ जाएंगे। तो वो जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हकूक हमें देता है। आईने पाकिस्तान हमें हकूक देता है ताकि एक जो मुल्क का निज़ाम है वो अच्छे अंदाज से चल सके और जो तमाम शहरी हैं वो बराबरी की सतह पर रहते हुए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करके एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तो ये आईने पाकिस्तान के हवाले से जो सवालात किए गए थे जी कि जी हकूक कहाँ हैं उनके बारे में बता दिया जाए, तो ये जो है कुछ ओवरव्यू मैंने उसके हवाले से आपको दिया। जी जी नाज़रीन, अभी आपने थोड़ा सा अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है हमारी सियासी पार्टी के जो लीडरान हैं, जब वो कभी तकरीर करते हैं तो कहते हैं जी ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बहुत सारे लोग समझ गए फंडामेंटल क्या चीज है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी पता नहीं भी यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछ रहे हैं कि यार फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आज बड़ी तफसील से बात बताई। फंडामेंटल से ये भी याद आया कि पाकिस्तान में ये भी बात मशहूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और गरीब लोगों के लिए कानून और है और अमीर लोगों के लिए कानून और है। और इसके लिए मिसालें भी बहुत ज्यादा मिसालें हैं हमारे सामने। तो बदकिस्मती है जो फिर भी कुछ प्रोटेक्शन हमें मिलती है हमारे इदारों से, मगर फिर भी एक बात मशहूर है यहाँ पर सियासतदान, और जिस तरह गांव का एक नंबरदार है वो किसी से ज्यादती करता है, MP MNA वो ज्यादती करते हैं, थानों में जो कुछ होता है बहुत सारी एक लंबी स्टोरी है। लेकिन बहरहाल एक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लेने के लिए कितनी जदोजहद करनी पड़ती है, किस तरह अदालतों में जाना पड़ता है, ये एक लंबी स्टोरी है। अच्छा, अब एक हमारे क्वेश्चन है, बरतानिया से बहुत सारे दोस्तों ने भेजा क्वेश्चन, हमारी हेल्पलाइन के ऊपर सवाल है कि जो EVM मशीन है, जो हमारी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, उस हवाले से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन क्या आने वाले वक्त में बरतानिया में जो रहते हुए लोग हैं वो भी इस फायदा हासिल कर सकेंगे? क्यों लोग ये सोचते हैं कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे हवाले से जो जिस तरह के वोटिंग का अगर अमल होता है तो ये जिस पार्टी के वोट ज्यादा जाएंगे वो एक बहुत एक लंबी काफी 20 मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ के कितने से ज्यादा लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो मुख्तलिफ मुल्क में रहते हैं। अगर उनका वोट भी पाकिस्तान में शामिल हो, मेरा ख्याल होना चाहिए कि जिस तरह वो हेल्प करते हैं पाकिस्तान की। अच्छा, मैं प्रोग्राम के साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त हैं राजा इंजाज साहब फालकर स्कॉटलैंड से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इशाद मीर साहब, रियाज साहब, वहां से डमरा से मेरे जितने दोस्त मौजूद हैं इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी राजा जी, फरमाइएगा कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के हवाले से किस तरह ये वर्क करेगी, क्या आने वाले वक्त में ये इस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से ओवरसीज पाकिस्तानी भी क्या फायदा हासिल कर सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया खालिद साहब आपने। जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं, जब हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान में अपना कंट्रीब्यूशन बराबर डाल रहे होते हैं और पाकिस्तान के हर मैटर में वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं, तो उनको वोटिंग राइट देना तमाम हुकूमतों की जब से पाकिस्तान बना है कुछ ना कुछ ये मैटर जो है ये लेजिस्लेशन में भी रहा है, डिस्कशन में भी रहा है और तमाम लोग इस पे अपना कंसर्न शो करते रहे। लेकिन अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं तो इस हुकूमत में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस हैं वो पास हुए हैं और उनकी बाद में काबीना से भी मंजूरी हो गई और उनमें एक बहुत अहम जो ऑर्डिनेंस थे, 2 ऑर्डिनेंस वो थे ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट का कास्ट करना और ओवरसीज पाकिस्तानी को उसमें शमूलियत देना। तो इस अमल पे कराने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनी जिनका सैंपल टेस्ट जो है जिसको पार्लियामेंट में भी हुआ, सेनेट में भी हुआ और उसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया।
तो उसमें होता ये है कि उसके ऊपर फिर अपोजिशन ने अपने कंसर्न्स भी रेज किए कि इसमें धांधली का खदशा है, इसमें जो है प्राइवेसी नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने भी तकरीबन 26 पॉइंट्स जो हैं वो अ, अपने रेज किए कि अगर ये 26 पॉइंट्स जो हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियल की बात आ गई, जिसमें प्राइवेसी की बात आ गई, जिसमें इलेक्शन रिजल्ट्स की बात आ गई, और जो मशीन है उसकी कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रिलायबल है, उसकी बात आ गई। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, और इसके ऊपर ईवीएम मशीन तैयार भी हो गई, उसकी सैम्पलिंग भी कर ली गई, उसका एक जो मॉक टेस्ट है वो भी हो गया। तो लेकिन फिर भी अपोजिशन के उसके ऊपर कुछ कंसर्न है, और उम्मीद है कि वो कंसर्न्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन जो सदारती ऑर्डिनेंस हैं उनके जरिए जब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तैयारी हुई, तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे अपने ही मुल्कों में रहते हुए जहाँ पे वो कयाम पजीर हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन था। बहुत अच्छे जो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो दुनिया के किसी भी शहर में हैं, उन तमाम लोगों ने बहुत इसको सराहा, और वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। और उम्मीद है कि आने वाले जो इलेक्शन हैं, जो अब आएंगे जनरल इलेक्शन, उसमें उम्मीद है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। लेकिन उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरी करनी होगी। उसमें अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पहले करवानी है, या जो भी उस मशीन को यूज करने का तरीकेकार है, वो हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन बहुत ही इलेक्शन से पहले सारा जारी कर देगा। और उम्मीद है कि इस दफा तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर जिन भी ममालिक में ये इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तनसीब कर दी, वहां से वो जरूर वोट दे सकते हैं, इंशाल्लाह जरूर दे सकेंगे। जी, इंशाल्लाह। जी, नाज़रीन, अभी एक और बड़ा अहम क्वेश्चन किसी दोस्त ने हमें भेजा है कि अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से गाड़ी पाकिस्तान में भेज सकते हैं, और इस हवाले से कुछ दोस्तों ने कहा था कि या जिसका वो अकाउंट होगा वो खुद भेज सकते हैं। एक और भी मैंने ये सुना है कि 3 साल पुरानी गाड़ी अगर जो भेजेंगे पाकिस्तान वहां से, और टैक्स क्या होगा, अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको 5 साल ओल्ड गाड़ी का भी अगर इजाजत दे दें कि 5 साल पुरानी तक गाड़ी ओवरसीज पाकिस्तान में भेज सकते हैं, तो इसमें और भी बेहतरी आ सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियां मालकान जो हैं, इन्होंने एक्चुअली जितनी भी हुकूमतें आई उनको यरगमाल बना के रखा। यहाँ के अभी पीटीआई की हुकूमत, ये इनको भी यरगमाल बनाया हुआ है। भी यहाँ पर जिस गाड़ियों की इन्होंने, छोटी गाड़ी सुजुकी ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, जिस तरीके से इन्होंने इस सिस्टम को मैनेज किया हुआ है, खान साहब ने गाड़ी की 1 लाख 1.5 लाख कीमत कम की, पूरी गाड़ियां गायब हो गई। यहाँ पर कोई एजेंट बैठे हुए जो गाड़ियां पहले बुक करवा लेते हैं, और बुकिंग के बाद कोई और नया लेने आता है और 3-3 4-4 लाख महंगा जो वो ही बुकिंग वाली गाड़ी बताते हैं कि इतनी देर में आएगी। ये गाड़ियों का माफिया है, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबको इन्होंने मैनेज किया। आपको पता कि मैनेज किस तरह करते हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान जो अभी भी है, खान साहब इनको भी इन्होंने कोशिश की, खान साहब ने इनको भी मैनेज किया। और मैं ये चाहूंगा कि राबिया साहब आप ये फरमाए कि ये जो हमारा गाड़ियों का माफिया है, मैं ये मीडिया कैंपेन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इसके ऊपर हाथ डाला जाए। अगर ये बता यहाँ से चाइना से इजाजत दे दें कि 5 साल पुरानी गाड़ी ओवरसीज पाकिस्तान ला सकते हैं, तो यहाँ से गाड़ी 4,000 पाउंड में मिलती है, तो तकरीबन 10 लाख की, तो अच्छी खासी अच्छी कंडीशन की है, बहुत सारे इनकी कमर टूट जाएगी। मगर ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है कि हमारी ये बड़ी जो गाड़ियां माफिया, ये इनकी मार्केट खराब हो। इस वाले से आप फरमाएंगे क्या तरीका कार है? देखिए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने नई गाड़ी पाकिस्तान से खरीदने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक स्कीम निकाली थी, जो कि बड़ी कामयाबी से चल रही है, और लोग उस पे उसके जरिए गाड़ियां खरीद भी रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी संबल्ड गाड़ी है। जैसे कि
उसकी जो शराइत हैं वो मैं कुछ आपको इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना चाहता है, उसका कोई यहाँ पे रिलेटिव जिसको वो बाकायदगी से खर्चा भेज रहा है, उसके ज़रिए वो पार्टनरशिप पे गाड़ी खरीद सकता है। यानी कि 2 लोगों के नाम वो गाड़ी होगी। एक वो जो बाहर से पैसे भेज रहा है और एक वो जो यहाँ से रिसीव कर रहा है। उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि र रोशन डिजिटल अकाउंट खोला जाए। जी। आप जो भी पाकिस्तानी बैंक यूज़ कर रहे हैं, जिस भी पाकिस्तानी बैंक की सर्विस हासिल कर रहे हैं, उसको ये ऑप्शन दे दिया गया है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो बनाए। अच्छा, अभी इस हवाले से खसूसी तौर पर जो मुझसे सवालात किए जाते हैं, वो ये सवालात किए जाते हैं कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये शायद किसी वुकला की मदद से बनेंगे, यानी कि उनको यहाँ पे किसी वकील की मदद या उसकी सर्विस हासिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, वो प्योरली एक बैंकिंग सर्विस है और जो आप जिस बैंक के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, बैंकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं, उसी से आप कहेंगे कि वो आपके उसी अकाउंट में रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन कर दें। उसके बाद आप जो गाड़ी लेंगे उसमें जो बहुत अहम शर्त है वो है कि आपने सिर्फ तीन दफा उस अकाउंट को यूज करते हुए, रोशन डिजिटल अकाउंट को यूज करते हुए, पाकिस्तान में जो आपके रिलेटिव हैं जिनको आप खर्चा भेज रहे हैं, सिर्फ 3 दफा खर्चा उनको भेजा हो। उसके बाद भी चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी इनकम के हवाले से, आपकी बिजनेस या आपकी सर्विस जो भी आप वहाँ बाहर कर रहे हैं उसके हवाले से। और उसके बाद बहुत सी आसान सी शराइत हैं जो कि जाहिर है बाहर के मुल्कों में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर वक्त हैंडी होती है, तो उसको पूरा करना कोई इतना मसला नहीं है। जी। उसके बाद अगर आप लिंक बेस्ड गाड़ी लेते हैं, यानी कि एक ही दफा उसकी जो गाड़ी की कीमत है उसका आप अगर पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट हैं, जो सेविंग सर्टिफिकेट हैं, जो खसूसी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हैं, वो अगर खरीद लेते हैं तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन उसमें उसकी मतलब इंस्टॉलमेंट की रकम कम हो जाती है। तो उसके लिए खास शर्त ये है कि वो जो आप लिंक बेस्ड गाड़ी लेंगे, उसकी जो मेन आपने डिपॉजिट कराया है वो आप नहीं विड्रॉ कर सकेंगे जब तक कि गाड़ी की वो पूरी नहीं हो जाती, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। उसके अलावा आप डाउन पेमेंट पे भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान और छोटी किस्तों में गाड़ी जो है वो आपकी भी हो जाएगी। और सबसे अहम बात ये है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि हमने अपने रिश्तेदार को गाड़ी लेके दी और अब वो कब्जा करके बैठ गया, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो भेजने वाला शख्स है उसके और जो यहाँ से खरीदार है उन दोनों के नाम पे रजिस्टर्ड होगी। जी। तो ये बड़ा अच्छा है एक कदम कि अगर आप नई गाड़ी ही यहाँ पाकिस्तानी खरीद लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट और जो उसका सारा पैकेज होगा वो गाड़ी के हिसाब से होगा कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि जी। बहुत सारी हैं, छोटी कम कीमत की हैं, जी। बड़ी कीमत की भी हैं, तो अपनी गाड़ी की चॉइस के हिसाब से आप अपनी इनकम के हिसाब से बहुत छोटी और बड़ी जो गाड़ी है वो भी खरीद सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर सबको बताती चलूं कि ये जो सर्विस है ये प्योरली आपने बैंकिंग के थ्रू लेनी है। जिस बैंक के साथ आप सर्विस ले रहे हैं वहीं का रिप्रेजेंटेटिव आपकी ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। और लेकिन अगर आपको कोई चीज इसके बारे में समझ नहीं आ रही तो आप मेरी हेल्पलाइन पे भी या खालिद साहब के साथ भी आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये आपका बैंक ही है। जी नाज़रीन, जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त अख्तर मिर्जा साहब वो भी हमारे मौजूद हैं, कामरान रवान साहब हैं जी, ये बहुत प्यारे दोस्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होते हैं। जो रियाजत अली गुंजर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जितने मेरे दोस्त साहब मौजूद हैं सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी हमारी एक किस्म की फैमिली है। तो जैसे ही मैं ऑन होता हूँ ये भी हमारे साथ दोस्त आ जाते हैं, कुछ नहीं आते बाद में देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह मैं भी रवि बात कर रहा था, प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी, तो हमें क्वेश्चन एक आया था, जो इकबाल साहब ने बात की थी, इस किस्म के और भी क्वेश्चन में आते हैं। मुझे उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है
और दूसरा अभी बहुत सारी चेंजिंग आई, जिस तरह आप अर्लियर हम बात कर रहे थे कि नादरा के साथ रिलेटेड हो गई हैं, कि जो भी चीज़ आपने लिंक अप करनी पहले नादरा के आप रजिस्टर जो करवाएं, ठीक इंदराज करवाएं। अगर किसी के वालिद मोहतरम की डेथ बरतानिया में होती है और प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने के लिए पाकिस्तान में जाकर क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान से बाहर जिस भी शहर में, जिस भी मुल्क में उनकी डेथ हुई है, वहाँ का जो डेथ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, वो जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो बाहर पूरी, वो उनके पास मौजूद ही होती हैं अमूमन। क्योंकि जी वो यहाँ पे बकाया डॉक्यूमेंट्स के काम हो सकता है, लेकिन जिन ममालिक में बाहर रिहाइश पजीर हैं ये पाकिस्तानी, वहां पे बगैर डॉक्यूमेंट्स पे के आगे चलना जो है नामुमकिन है, कानूनी जी कार्रवाई को फुल करना जरूरी होता है। तो उसके बाद जो आपने नादरा की बात की, नादरा के साथ रजिस्टर कराना। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जब वो पाकिस्तान में बात करते हैं अपने केसेस की, तो उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। जी बहुत सारी दफा वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे नाम है, आप इसकी पोसेशन जो है हमें मतलब वागुजार करवा दें, कब्जा हमें दिला दें, लेकिन जब देखा जाता है तो उनके पास प्रॉपर्टी के कोई पेपर नहीं होते। फिर उसके बाद जब एक बंदे का किसी का इंतकाल मुल्क से बाहर होता है, तो उसको नादरा में यहाँ पे रजिस्टर कराना जरूरी है जी कि नादरा के साथ उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बनवाना, और उसका जो शनाख्ती कार्ड है उसको कैंसिल कराना। ये जी एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। फिर जी जब सक्सेशन की बात होती है, तो एक बड़ी अहम बात आपको यहाँ पे बता दूं कि सक्सेशन के लिए जरूरी है बैंकिंग के जो तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद हों, कि अकाउंट नंबर क्या था, किन किन बैंकों में अकाउंट है, उनमें क्या क्या उसकी जो है वो अमाउंट जो है वो इस वक्त मौजूद है, करंट बैलेंस क्या है। और जी ऑफ कोर्स वो क्लोज तो हो चुका होगा, क्योंकि जब 6 माह तक ट्रांजैक्शन ना हो तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जी फिर उसके बाद वारिसान को डिक्लेयर करने के लिए नादरा से एक और बहुत अहम चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी कि जो शजरा नसब है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद होता है, कि इस जो भी एक डिसीज पर्सन है उसकी फैमिली में उसके वारिसान कौन है। जी तो हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं नादरा से, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, जी जैसे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और जिनकी वफात हुई है उनका सीएनआईसी, वो किस शहर में पाकिस्तान के किस शहर में बिलोंग, वो रिहाइश पजीर थे या उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पे थी। क्योंकि प्रोविंशियल लॉज भी लिखते हैं, जी जब जी हम देखते हैं तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो अलग हो खुद से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी जो लेजिस्लेशन है वो खुद करते हैं, तो फिर सूबाई कानून को देखना पड़ता है। जी अच्छा, अभी जब आपने नादरा की बात की कि सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से मिल जाता है, लेकिन वो तमाम शहरों में नहीं है। अभी मेन सिटीज में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इसका आगाज हुआ है, लेकिन जो बाकी शहर हैं यानी कि जहाँ पे अभी ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई, तो वहां पे हमें कोर्ट में रजू करना पड़ेगा। फिर बहुत सारी दफा उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि जो हायर्स हैं, जो उसके वारिसान हैं, कि अगर माइनर है तो फिर उसके लिए हमें जी ये करना पड़ता है कि कोर्ट से गार्डियनशिप जो है वो लेनी पड़ती है। तो जी अगर कोई ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हर केस के मुताबिक है कि हर केस की एक मुख्तलिफ जो है वो सरकमस्टांसेस हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं, तो उसके मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ यही चीजें हैं जो रिक्वायर होती हैं, यानी कि सक्सेशन के लिए बैंक की तफसीलात, और लीगल हायरशिप के लिए हमें जो उसकी तमाम प्रॉपर्टी है और लिस्ट ऑफ वारसान है, जैसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन तमाम जो कानूनी दस्तावेजात हैं उनका मौजूद होना जरूरी है। अगर अगर प्रॉपर्टी ये लैंड लैंड वगैरह है, जमीन वगैरह की प्रॉपर्टी है, उसके लिए फिर जो यहाँ बरतानिया में रहते हैं वो फिर जो लोग नहीं आ सकते उसके लिए वो साथ पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह साथ लें। चल, बहुत सारे लोग जो है ना सवाल हमें करते रहते हैं कि
प्रॉपर्टी जो कि वालिदैन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनके नाम है, मगर काफी साल गुजर चुके हैं, प्रॉपर्टी अभी तक इसलिए नहीं नाम हो सकी कि चूंकि ज्यादा बहन भाई बाहर मुख्तलिफ मालिक में रहते हैं, सब लोग नहीं आ सकते। उसका तरीकाकार है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना लें, सब क्यों एक आदमी को दे दें, वो सारे आपके मामला जाके एक ही जगह। और जो फर्दर प्रोसीजर है उस वाले से, अगर आप किसी किस्म की लीगल एडवाइस देना चाहते हैं इस वाले से, तो मोहतरमा राबिया साहब का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा आज प्रोग्राम के ऊपर, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, इनकी हेल्पलाइन पे रब्ता कर सकते हैं। और हर इतवार को प्रोग्राम हम भी करते हैं, तो कोई सवाल अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का हो, कोई भी लीगल इशू हो और आप मशवरा करना चाहें मोहतरमा राबिया साहब जो कि प्रैक्टिस करती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों के फर्दर सवाल हैं वो भी रहते हैं। अच्छा, अब राबिया जी आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम एक ये मुझे सवाल भेजा है यहाँ से बात केयर से, वो हमारे प्रोग्राम में लाइव आना चाहते हैं, तो अभी कुछ डाल रहे हैं या क्या बात है, तो शायद अभी हम प्रोग्राम में आ भी जाएं। उन्होंने मेरे शायद आपको भी फोन किया पहले, लियाकत अली उनका नाम है जी, उनके भाई ने उसकी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, और उन्होंने दरखास्त पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर दरखास्त दी। वो हमारे ही प्रोग्राम में हमने उनको ये रिकमेंड किया था, शुरू में हमारे प्रोग्राम में आए थे, हमने ही उनको रिकमेंड किया था। और ये खुशी की बात ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने रिकमेंड किया असिस्टेंट कमिश्नर को, फिर बकायदा उसको कब्जा जो है तकरीबन प्रॉपर्टी 12 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी है जो उसको वापस मिल गई है। अब उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है कि वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर अलझा रहा है उसका भाई, उसने एक केस कर दिया एडिशनल कमिश्नर साहिवाल में कर दिया है, और उसने एक चाल खेली, ये बरतानिया में बैठा हुआ है, उस आदमी ने अपने ही छोटे भाई को अगवा कर लिया, और एक जाली एक पर्चा बना दिया कि जी हम इतने बजे जा रहे थे तो ये काले रंग की गाड़ी आई प्लेटफार्म, उन्होंने बंदा उठा लिया, उठा के ले गए। तो अब फिर इन्होंने यहाँ पर मुतलका पुलिस ने और की, फिर यहाँ की पुलिस ने ब्रिटिश एम्बेसी को कंसल्ट किया पाकिस्तान में, तो इन्वॉल्वमेंट हुई। तो अब वो जो बंदा ने अगवा सकी भाई को अगवा किया था, जिसको ब्लैकमेल करा था कि नहीं करो इसको हम मार के, और कहेंगे कि आपने मरवाया ये, आपके जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने जमीन के ऊपर बैठे हुए उन्होंने बुलाया, उनको नाम लगा देंगे। तो ये उसकी बहुत एक लंबी सी ये कहानी है। अच्छा, ये वो फरमा रहे हैं कि वो भी लाइव शायद आएंगे अभी, कुछ कोई खास वो जो डर रहे हैं, आई डोंट नो भाई क्यों भी डर रहे हैं। मैंने उन्हें आज ऑफर की थी कि आप प्रोग्राम में आ जाएं, मगर उन्होंने अभी कहा कि अभी नहीं मैं आऊंगा। अब ये बताएं, वो पूछ रहे थे ये जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे वो जो भाई कत्ल अपना ही भाई को मार के आपके ऊपर मुद्दा डाल देंगे, आपने ये मराया, तो फिर पाकिस्तान आके दिखाओ आप कैसे आओगे। तो इस जमीन को हथियाने के लिए वो किसी हद तक भी कदे जा सकते हैं। मेरी वालदा के थ्रू उन्होंने केस करवा दिया हुआ है इनके ऊपर के तकसीम का, और अब ये कहने कि मैं कैसे जमीन का कब्जा मैंने वापस ले लिया जरिया हुकूमती अदारों के थ्रू, अब वो FIR दर्ज करवा के तो मुझे हरासा कर रहे हैं, अब क्या करें वो। देखिए FIR सबसे पहले तो इनको जो पुलिस से अगर कोई समन आया था तो इनको उस वक्त ही पेश होना चाहिए था, ताकि ये FIR जो है ये दर्ज ही ना होती। लेकिन अब चूंकि FIR दर्ज हो गई है तो आगे जो कानूनी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा इनको। अदालत में जब चालान पेश होता है, अदालत में अपना मौकफ लाना पड़ेगा, तो वो FIR से बरियत के लिए अब इनको काम करना है कि उस FIR से ये बरी हो जाए। क्योंकि जब FIR दर्ज हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जो चालान है वो अदालत में चला जाता है, तो फिर पुलिस का काम खत्म हो जाता है, फिर अदालती जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि ये अदालत में आप अपने आप को प्रूफ करें। और जो पर्चा है वो उन्होंने क्या करवाया, कत्ल का पर्चा करवाया है, अटेम्प्ट टू मर्डर अगवा का। बराए इत्वान, अगवा बराए इत्वान करवाया। अगवा बराए तवान, अब अगवा बराए तवान। अगवा तो अगवा अब किसी उसमें किया, देखना पड़ेगा। वो कहता कि मेरा छोटा भाई मुझे लगता है उनके साथ मिला हुआ है, तो अब ये खबर ये आई कि पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। अच्छा, तो ब्रिटिश अभी वो एम्बेसी पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर जा चुके हैं? पाकिस्तान में ही है। ये तो ये साहब बाहर बैठे हुए हैं ना, जिनकी जमीन के ऊपर वो कब्जा किया हुआ है। अब मजे की बात है वो भी ब्रिटिश नेशनल ही है,
वो यहाँ से गया, वो उसके वहां वो गए 20-22 साल हो गए, उधर ही रहता है वो। नेशनल उसकी भी बरतानिया की है, तो रहता है उधर ही है वो। नहीं, वो अच्छा, जिस वक्त वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करवाने आए थे वो पाकिस्तान में ही थे। उनकी मेरे साथ बात हुई थी लियाकत अली साहब की। तो काफी दफा उन्होंने अपनी उसकी जो भी वो प्रोसीडिंग कर रहे थे, मेरा ख्याल है 10 to 15 टाइम्स एटलीस्ट उन्होंने मुझसे बात की है कि ये जी मैं जी। ठीक कर रहा हूँ ये, या ये गलत कर रहा हूँ। तो उस वक्त वो पाकिस्तान में ही थे, पता नहीं अभी वो बाहर गए हैं या अभी भी इधर आ गए, इधर। तो उस वक्त गए थे महीने अच्छा, डेढ़ के लिए, फिर उधर आ गए, अभी इधर ही होते हैं। जी जी जी, अभी तो भी ये इधर। एफआईआर उनकी वापस जाने के बाद हुई है। अभी इधर ये बरतानिया में बैठे हैं, एफ आई आर तो दर्ज करवा दी ना ऐसे ही, उन लोगों के ऊपर दर्ज करवा दी। इनके जो बंदे थे, नुमाइंदे इनके, जिन्होंने जमीन के ऊपर कब्जा किया, इन्होंने पर कब्जा में वापस ले लिया। खुशी की बात हुई है कि हमें हमें ये डालने की खुशी होती है कि ये सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में इन्होंने हमसे रब्ता किया था। तो फिर राबिया सालू साहब ने एडवाइस किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे आप दरखास्त दें। फिर मैंने इनको उनका पूरा प्रोसीजर समझाया, उनकी ऐप भेजी, तो अल्लाह की रहमत हुई, जिस तरह भी हमारे प्रोग्राम की वजह से ये कब्जा उनको वागजार हो गया। ये लोग कहते हैं कि नहीं होता, ये होता है। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक आखिरी सवाल फिर, सॉरी टाइम थोड़ा सा आगे निकलता जा रहा है। ये एक मोहतरमा यहाँ बरतानिया में रहती है, उन्होंने कहा जी मेरे उनके भाई पाकिस्तान में है, उन्होंने कहा जी मियाँ बीवी में नाराजगी हो गई है, तो उसमें जो बीवी जब शादी हुई थी कोई जहेज वगैरह नहीं लेके आई थी। अब दो बच्चे भी हो गए हैं, एक बच्चा 8 साल का है उनके पास है, एक 6 साल का है। और वो लड़की बीवी साल की, दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, और अच्छी खासी लड़ाई हुई है, और वो छोड़ के चले गई हैं। वो कहती कि उनका जो है ना करेक्टर ठीक नहीं है, जो इल्जाम जैसे लगाते हैं वो ठीक नहीं था। वो घर बसाना नहीं चाहती थी। तो एक 8 साल का बच्चा है, वो ये इनके पास है, 6 साल का बच्चा, वो साल लगे हैं। उन्हें वहां जाके एक तो एफ आई आर, झूठी एफ आई आर दर्ज करवाई है कि वो उस आदमी का नाम लेके मेरे उसके मेरे हस्बैंड ने और दो आदमी ने आके मुझे घर में मारा। ये उसके यहाँ पे वो रहती है, उसके अपने पेरेंट्स के घर में आकर मारा। झूठी एफ आई आर उसने ये दर्ज करवा दी है। तो एक उन्हें केस दायर कर दिया अदालत में कि 10 लाख रुपए का मेरा वो जहेज था, जेवर था, वो भी सारा झूठा किया। अब वो खातून जी इधर बैठी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी ये इस तरह जाली कर दिया काम उन्होंने, अब इसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है, क्या अब प्रोसीजर होगा? जी ये जी। जो केस है ये खातून ने किया है या उसके हस्बैंड ने किया है? खातून ने किया, खातून। देखिए, समान जहेज की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि अभी ये फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। और ये जो पर्चा करवाया है, जो एफआईआर करवाई है, ये खातून ने की है या उसके हस्बैंड ने की है? खातून ने करवाई। दोनों। इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इनका जिला है जी रिहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, ये बिहाड़ी में रहते हुए इन्होंने रिहाड़ी। कराई है। जी तो अब हस्बैंड जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से इससे निकल सकते हैं। जी जी। उनकी सपोर्ट यहाँ से क्यों कर रहे हैं, बरतानिया से। उनकी फैमिली यहाँ बरतानिया में रहती है। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि ये इस तरह केस कर दिया, मगर जब जहेज में लिया था तो ये कुछ नहीं लेके आई थी। ये गरीब फैमिली की लड़की थी, तो आई थी, इन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया था, कुछ जहेज नहीं लिया था। अब ये झूठ करके बना के 10 लाख का वो तो जेवर थी, ये चीजें ऐसी सब झूठी झूठी कहानी बना के और पर्चा दर्ज करा के तो ब्लैकमेल कर रही है। चलिए, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वैसे मैं अपने तमाम जो भी व्यूअर्स हैं या बाद में देखेंगे, उनको मैं बता देती हूँ कि अगर कोई सामान जहेज दिया जाए, वैसे तो पाकिस्तान में जो फैमिली लॉज हैं, सामान जहेज देने की इजाजत नहीं है। चूंकि इजाजत नहीं है, इसी वजह से जो सामान जहेज है वो उसकी कोई लिस्ट मुरतब नहीं की जाती। लेकिन मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज आप सामान जहेज की एक लिस्ट बनाएं, अगर कोई दिया गया है, और उसको निकाहनामे का हिस्सा बना दें। जी क्योंकि जो कॉलम्स मौजूद हैं स्पेशल शराइत के लिए। जी सेकेंडली, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जहेज ना दिया गया हो। जब दावे हो जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि कुछ नहीं लेकर आई थी, जी जबकि अगर कुछ ना लेके आए तो खातून का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। जी तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी कीमत कितनी थी और अब कितनी है, वो पॉसिबिलिटी है। और उसका प्रूफ जाहिर है वो अदालत में पेश करेंगी, वो रसीदार पेश करेंगी, वो विटनेसेस पेश करेंगी, वो पिक्चर्स पेश करेंगी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सामान जहेज के बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं है कि शादी हो सके, लेकिन उसकी मालियत पे डिस्प्यूट हो सकता है।
अब इनको चाहिए कि ये उसको डिफेंड करें, जो सामान जहेज का दावा है उसमें ये अपना उसको एक स्ट्रांगली उसको डिफेंड करें, ताकि इनका जो मौकफ है वो सामने आ सके अदालत के कि कितना सामान जहेज था, ताकि वो कम से कम डिग्री हो। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि वो बिल्कुल बगैर किसी जहेज के उसकी शादी हो गई थी। ये तो पाकिस्तान में इम्पॉसिबल सी बात है। जी। मगर वो जो जिस तरह 10 लाख की बात करनी, वो तो जिस तरह उन्होंने नहीं, केस 10 लाख जिताया। होगा। आप मेरी बात सुने ना, आप एक सामान आज लेने निकले अपने घर की, नॉर्मल सी चीजें लेने निकले कोई, नहीं, तो शादी को छोटी 10 साल, सी, ये शादी 10 साल पहले हुई, लेकिन 10 साल। 10 साल, बहरहाल ये तो अब उनको कोर्ट में प्रूव करना है। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि यार बगैर, अगर आप सिर्फ जेवर की बात करते हैं तो 4-5 तोले जेवर भी अभी 5-6 लाख का हो सकता है ना। जी तो उन्होंने जेवर भी शामिल किया, उन्होंने वो सारा कुछ नहीं, वो जरूर। और ये भी मैंने खुद देखा है कि जो खातून का सामान होता है, खसूसी तौर पर जेवर, वो फौरन अगले ही दिन उसका जो हस्बैंड है वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है, और वो कहता है जी गुम हो जाएगा, कोई चोरी हो जाएगा। तो वो मैंने कई दफा देखा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, 10 लाख जो है वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जी। अगर जेवर के साथ है। तो मैं ये समझती हूँ, आप फ्रिज टीवी की ही देख लेना, अगर वो फ्रिज टीवी बेड और बहुत सी जो छोटी छोटी चीजें भी हैं, अगर वो सिर्फ एक कमरे का सामान भी हो तो वो इतना हो सकता है। अब ये मैटर ऑफ प्रूफ है कि वो इस दोनों के लिए, अच्छा, अगर वो खातून के प्रूफ। लिए भी और उसके जी जी हस्बैंड के लिए भी, ये जी जी। मैटर ऑफ एविडेंस है और मैटर ऑफ जजमेंट है कि वो किस तरीके से, जो कोर्ट है वो दोनों के सबूतों और बयानों के ऊपर वो क्या फैसला करती है। दोनों ये साल। अगर जी हम बहस करेंगे तो मेरा ख्याल है ये लाहासिल है, क्योंकि फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जो दोनों मैं बात समझिए वो जो पेश करेंगे अदालत में जाके, ये चीजें चीजें हैं, उस हवाले से फिर वो जी जो जज साहब फैसला करेंगे। दूसरा, वो जाली जो पर्चा कटवाया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने खुद ही झूठी पड़ गई है कि एक शख्स जिसका नाम लिखाया था, वो जो एसएचओ ने तफ्तीश की, उनका ये साहब तो सुख यहाँ पर थे नहीं, इसका नाम कैसे लिखा दिया। वहां पर वो कुछ उखड़ गई, तो शायद वो भी ऐसे ही खारिज हो जाए, उसका भी मसला नजर नहीं आता। जी और हाँ। दूसरा, इस लड़की वाली फैमिली ने ये बताया कि इसकी जो है ना प्राइवेट किसी के साथ, गैर मर्द के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है ना चैट वगैरह करती थी फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। वो चीजें वो काफी जो उन्होंने निकलवा के रखी हैं, ये प्रूव करने के लिए ये इसका ये करेक्टर ये था, ये इनसे दे, ये देखिए, ताल्लुक है। कैरेक्टर का जो है वो जहेज के दावे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो उसने और ये उसने दावादार किया ना साथ कि मैं इसको मैं भी ढूंढ लेना चाहती हूँ, वो लेना चाहती हूँ, तो ये फिर ये कर रहे, हमने ये बता दें कि ये इनके जी फोन का रिकॉर्ड सारा ये साथ पेश करने के, जी ये जी इनका इतने अरसे से ये लोगों से रहा था। तो उस वाले से वो मैसेज कहते हैं जो करती थी, वो उनके इनके टेलीफोन इनका कहते हैं कि वो ले लिया। देखिए किस आपकी इंटरनली बातें काफी चलिए। नाज़रीन, अभी आज जैसे ही सवालों में भेजते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दें। बाकी जिस तरह मौसम लगे साहब ने, असल चीजें फैक्ट्स जो है वो अदालत में जो जज साहब है वो दोनों पार्टीज की जो बातें सुन के वो और डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के बाद ही फैसला कर पाएंगे। हम एक जनरल हद तक हम जो है वो अपनी दे सकते हैं। जी, आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा, तो इंशाल्लाह फिर अगले इतवार को हमने प्रोग्राम शॉर्ट कर दिया आधे घंटे का, वो बहुत लंबा हो जाता था। तो मैं इस प्रोग्राम के आखिर में मोहतरमा राबिया साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हर दफ़ा ही हमें टाइम देती हैं और जितनी भी मर्जी मसरूफ लाइफ हो तो हमारे साथ बात को आ जाती हैं। मेरा भी आखिर पे आप प्रोग्राम में मैसेज दें तो हम सलाम करते हैं फिर। जी, मेरा आज का मैसेज ये है, मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊंगी। सबसे पहले तो सामान जहेज के बारे में, कि अगर कोई जहेज किया जाता है तो उसको लिस्ट डाउन करें। उसको लिस्ट डाउन करके जो एट द टाइम ऑफ निकाह उसको निकाह नामे का हिस्सा बनाएं, जी उसको अटैच कराएं। वो इसलिए नहीं कराया जाता कि जहेज की ममानियत है, ठीक है। जी अच्छा, अब सेकेंडली, अगर कोई चला जाता है कोर्ट में, कोई हस्बैंड एंड वाइफ, तो जो करेक्टर पे इल्जाम लगाना जो है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही अनएथिकल है। अगर आपको उसका कैरेक्टर खराब लगता था तो आपने खुद क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया। और आपके अपने भी हो सकता है जब खातून से बात की जाए तो वो भी कहे कि इसका भी, क्योंकि आजकल फेसबुक व्हाट्सएप
जो है वो तो बहुत ही आम जो है वो एप्स हैं और हर कोई उसे यूज करता है। और अगर उसे कोई यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर भी खराब है। तो किसी को डिफेम ना करें, अपनी जो हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएं। आप अपनी ही बीवी या अपने ही बच्चों को अगर अलविदा करना बच्चों की चाहते जिंदगी तो हैं, अगर बर्बाद हो बच्चों जाएगी ना, बच्चों की जिंदगी तो चलिए बर्बाद हो बची जाएगी। हैं या नहीं है, लेकिन वो आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजार चुकी हैं। अब आप अगर वो कोर्ट में अपने राइट के लिए चली गई हैं तो बेसलेस इल्जामात लगाना जो है, मैं ये समझती हूँ कि वो नामुनासिब है। जो भी बात करें प्रूफ के साथ करें और खुद को मतलब इस अंदाज से एंड करें कि अगर आपका एंड हो रहा है तो सिर्फ आप जहेज की कीमत के लिए उसके ऊपर ये इल्जामात ना लगाएं। व्हाट्सएप तो आप भी यूज करते हैं, फेसबुक तो आप भी यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, तो इससे वो खराब नहीं हो गया। ये उनका जो बेटा 8 साल का है, तो वो क्या कि वालिद के साथ रहेगा कि वालदा के साथ रहेगा? क्या पोजीशन, लीगल देखिए पोजीशन? ये भी अगर तो वो अदालत में चले गए हैं इसकी गार्डियनशिप के लिए या कस्टडी के लिए, तो ये भी मैटर ऑफ एविडेंस और जजमेंट ही है कि कोर्ट क्या समझती है कि बच्चे का जो वेलफेयर है और उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो वालदा के साथ है या वालिद के साथ है। ये भी जी, कोर्ट ही फैसला लेकिन करे। इनको राइट ऑफ विजिटेशन मिल सकता है। एक बच्चा जो है वो आप कह रही हैं कि वालदा के पास है और एक बच्चा जो है वो वालिद के पास है। जी, अब कोर्ट ने ये देखना है कि बेस्ट इंटरेस्ट कौन सा है, लेकिन राइट ऑफ विजिटेशन उनको उस वक्त मिलेगा जब वो उसकी मेंटेनेंस अदा करेंगे। अगर जी। वो उसकी मेंटेनेंस अदा कर रहे हैं बजरिया अदालत, तो फिर उनको जो छोटा बच्चा है जो वालदा के पास है उसका राइट ऑफ विजिटेशन मिल सकता है, लेकिन इन्हें गार्डियन कोर्ट में इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये मेंटेनेंस नहीं अप्लाई करेंगे फिर इनको मिलने की इजाजत नहीं होगी। राइट टू विजिट नहीं हो सकता जी। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। नाज़रीन, ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं हमारी जिंदगी में, आते रहते हैं। जिस तरह मुस्तफा राबिया सागर साहब ने फरमाया कि ये अगर लाइफ एंड की तरफ जा रही है तो अच्छे तरीके से खत्म करें, ना एक दूसरे को इल्जामत लगाएं। अगर किसी किस्म का सवाल आपके ज़हन में भी है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपका सवाल भी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद।